हेलो बच्चा लोग, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं सिविक्स का थर्ड चैप्टर जो है क्लास 9 का इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। सबसे पहले बात तो स्वागत है आपका वर्षास ट्यूटोरियल्स में। आपको अगर सब कुछ समझ आ रहा है अच्छे से तो लाइक कर दीजिए, कोई और डाउट है तो कमेंट कर दीजिए और जाते जाते सब्सक्राइब भी कर देना, ठीक है। और अभी जैसे ये वाला टॉपिक है बड़ा इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि इलेक्शंस अभी आने वाले हैं, आ चुके हैं, तो ना सब बड़े इसमें होंगे कि चलो इलेक्शंस होते हैं क्या है देखते हैं। तो ये वाला चैप्टर में हम आराम से विस्तार में यही समझेंगे कि इलेक्टोरल पॉलिटिक्स या फिर इलेक्शंस जो है हमारी कंट्री में कैसे होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे हमने पहले देखा था, हमने डेमोक्रेसी देखी, उसके बाद हमने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन देखा, प्रीएम्बल देखा, तो उन सब में हमें ये चीज़ तो भाई समझ आ जाती है कि डेमोक्रेसी को चलाने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव्स चूज़ करें। या तो वो डायरेक्टली भी कर सकते हैं, डेमोक्रेसी चला सकते हैं लोग, पर जनरली रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी ज़्यादा प्रेवलेंट है आजकल। तो लोगों का भागीदारी लोकतंत्र में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर लोगों की भागीदारी नहीं होगी तो फिर कुछ हो नहीं पाएगा। तो अभी लोग कैसे पॉलिटिक्स में या फिर डेमोक्रेसी में हिस्सेदार बनते हैं, भागीदार बनते हैं, ये हम इलेक्शन से समझेंगे। तो भाई कैसे होता है सब इलेक्शंस और क्या होती है इसकी कहानी। तो सबसे पहले आप देखोगे ना तो आपके एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में एक छोटा सा न्यूज़ आर्टिकल की पिक्चर लगी हुई है। वो न्यूज़ आर्टिकल आप एक बार पढ़ लीजिए, ठीक है। यहाँ पे एक्चुअली मिस्टर देवीलाल जो है चीफ ऑफ हरियाणा संघर्ष समिति, इनके बारे में कुछ दिया है। तो यहाँ पे जैसे आप पढ़ेंगे तो आप हमें क्या समझ आता है, हमें बेसिकली ये समझ आता है कि कुछ तो भी ऐसा चल रहा था जिसके कारण लोग उनका वेट कर रहे थे, राइट। कोई तो भी डिसीजन लेने के लिए किसी तो भी कारणवश लोग देवीलाल जी का वेट कर रहे थे। अब हम देखते हैं कि एग्जैक्टली बात क्या हुई थी। तो बात ऐसी है ना कि जो ये हरियाणा की बात है, तो हरियाणा स्टेट जो है वो 1982 से लेके कांग्रेस ही उसको रूल कर रही थी। अब तब के टाइम में अपोजिशन लीडर जो थे वो थे चौधरी देवीलाल जी। उन्होंने एक नया मूवमेंट चलाया जिसका नाम था न्याय युद्ध। इसको इंग्लिश में अगर देखे जाए तो स्ट्रगल फॉर जस्टिस कहते हैं इसको। न्याय युद्ध उन्होंने चलाया और उन्होंने एक नए पार्टी का भी आविष्कार किया, यानी कि उन्होंने एक नई पार्टी भी बनाई जिसका नाम था लोक दल। जैसे हमें मालूम है कि कोई भी इंसान पार्टी यहाँ पे बना सकता है अगर उनके पास सपोर्ट हो, या फिर इंडिपेंडेंटली भी एक कोई कैंडिडेट है वो भी खड़ा रह सकता है। हमने ये प्रीएम्बल में, मैं कॉन्स्टिट्यूशन में देखा था, इसका अधिकार हमें है। तो वैसे ही इन्होंने पार्टी बनाई थी लोक दल। अब उनकी जो पार्टी थी, उन्होंने अपोजिशन पार्टी के फ्रंट में, मतलब अगेंस्ट में, जब तब के ज़माने में कांग्रेस थी तो उनके अगेंस्ट में अपने इलेक्शंस भी लड़े थे। और देवीलाल जी ने कुछ ऐसी बात कर दी थी जिसके कारण उनकी पार्टी जीत भी गई थी। तो हम देखते हैं उन्होंने एग्जैक्टली बात क्या की थी। तो देवीलाल जी एज यूजुअल वो लीडर थे, तो उन्होंने बात ये बोली थी कि जितने भी लोन्स हैं फार्मर्स के ऊपर या फिर स्मॉल बिजनेसमैन के ऊपर, जो छोटे व्यापारी होते हैं उनके ऊपर जो लोन्स हैं, जो बहुत ज़्यादा रकम के जो होते हैं, उन्होंने लोगों से प्रॉमिस किया कि वो लोन्स हटा देंगे अगर वो पावर में आए। तो ये सुन के लोग एकदम खुश हो गए, आश्चर्य भी हो गए कि भाई ये तो बहुत बड़ा डिसीजन हो जाएगा कि हम सबके ऊपर से लोन्स हट जाएंगे। अगर किसी कारणवश किसी फार्मर ने या फिर किसी स्मॉल व्यापारी ने अगर कोई लोन लिया है तो वो लोग तो बहुत खुश हो गए थे कि ये लोन हट जाएगा। लेकिन वैसे भी वहाँ पे जो लोग थे सिर्फ इसी के कारण खुश नहीं थे, और एक और रीज़न था कि जो करंट गवर्नमेंट थी वहाँ पे, कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, उससे लोग थोड़े से अनहैप्पी थे, थोड़े से दुखी थे। तो ये भी मेजर रीज़न था कि लोग ना डाइवर्ट हो गए थे देवीलाल जी ने जो प्रॉमिस किए थे उसके ऊपर। कुछ लोग उनके फेवर में थे, कुछ लोग फेवर में नहीं थे। जैसे हर चीज़ के बारे में होता है, कुछ लोग फेवर में होते हैं, कुछ लोग नहीं होते। अब उसके बाद फाइनली इलेक्शंस हुए। तो जब इलेक्शंस हुए तो उसका नतीजा क्या निकला? उसका नतीजा ये निकला कि लोक दल जो गवर्नमेंट बनी है इनकी, देवीलाल जी की, तो लोक दल ने 76 सीट्स जो है वो जीत लिए स्टेट असेंबली में। यानी कि लोक दल अलोन वन 60 सीट्स
एंड दस हैड अ क्लियर मेजॉरिटी इन द असेंबली, जबकि कांग्रेस के पास सिर्फ 5 सीट्स आए थे और ये जो है लोक दल उसके पास मेजॉरिटी सीट्स थे। स्टेट असेंबली यानी कि जो हमारे इलेक्शंस होते हैं स्टेट के लिए, स्टेट असेंबली कहते हैं ना उसको। तो जो स्टेट असेंबली के जो इलेक्शंस थे यानी कि हरियाणा के जो इलेक्शंस थे उसमें आप देख सकते हो कितने ज़्यादा नंबर से जो है ये लोकदल पार्टी जीत गई है। 60 सीट्स उनको मिल गए थे, टोटल सीट्स थे यहाँ पे 19, ठीक है, और उसमें से इतने सारे तो इनको मिल ही गए, यानी कि उस वक्त कांग्रेस ऑब्वियसली हार गई इलेक्शंस। उसके बाद जब फाइनली इलेक्शंस का रिजल्ट आया तो तब के टाइम पे जो चीफ मिनिस्टर थे उन्होंने रिज़ाइन कर दिया था हरियाणा से। एंड अभी न्यूली इलेक्टेड मेंबर्स जो है यानी कि अपने एमएलए वगैरह जो होते हैं अपने स्टेट असेंबली में होते हैं वो, उनको चूज़ किया गया लोक दल से, यानी क्योंकि वो पार्टी जीत गई थी तो लोक दल से अब चूज़ किया गया जितने भी एमएलए होंगे, जो भी होंगे अभी लीडर्स आगे मिनिस्टर्स। उसके अलावा जो चीफ मिनिस्टर है वो भी देवीलाल जी को ही बनाया गया। इसके अलावा जो गवर्नर होते हैं तो गवर्नर ने देवीलाल जी को इनवाइट भी किया था टू बी द न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट। फाइनली हमें अगर देखा जाए कि भाई उन्होंने, आपके दिमाग में सवाल आया होगा कि उन्होंने वो पार में तो आ गए, उन्होंने वो चीफ मिनिस्टर पे बन गए, लेकिन क्या उन्होंने जो प्रॉमिस किया था कि वो फार्मर्स के या फिर स्मॉल बिजनेसमैन के जो लोन्स हैं वो रिटर्न कर देंगे या फिर हटा देंगे, उसको रद्द कर देंगे लोन्स को, तो क्या ये वादा उन्होंने किया? वो जैसे ही पावर में आए एक्चुअली उन्होंने ये किया, उन्होंने आउटस्टैंडिंग लोन्स ऑफ स्मॉल फार्मर्स या फिर बिजनेसमैन जो थे, एग्रीकल्चर लेबर्स वगैरह के ऊपर भी जो लोन्स थे वो सारे ही उन्होंने हटा दिए। ये थोड़ा सा मेजर डिसीजन था उनका। और उसके बाद इनकी जो पार्टी है लोकदल, इन्होंने 4 साल रूल किया जब तक बेसिकली नेक्स्ट इलेक्शंस नहीं आ गए। फाइनली नेक्स्ट इलेक्शंस जो है वो 1991 में आए थे। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो कांग्रेस थी 87 से थी कांग्रेस, अब 91 में जब वापस इलेक्शन हुए तो वापस कांग्रेस आ गई थी। इनकी पार्टी नहीं जीती किसी तो भी कारणवश, बाद में वापस तो कांग्रेस आ गई। तो इतना बड़ा हमने जो स्टोरी देखी वो बेसिकली देखी क्यों, इससे हमें समझ के आता है हमने जो छोटी सी स्टोरी देखी हरियाणा की और कैसे वहाँ पे चीफ मिनिस्टर जो है वो बदल दिए गए लोगों के द्वारा और नए चीफ मिनिस्टर लोक दल में से लिए गए देवीलाल जी को। तो इससे हमें बेसिकली समझ के आता है। इससे हमें मेजर चीज़ें ये समझ आती हैं कि इलेक्शंस के कारण, ये जो भी इलेक्शंस, कहीं के भी इलेक्शंस के कारण गवर्नमेंट जो है वो अपने पॉलिसीज़ बदल सकती है। जैसे कि यहाँ पे उन्होंने बोला कि हम सारे फार्मर्स और स्मॉल बिजनेसमैन के ऊपर जो लोन्स है वो हटा देंगे, उसको रद्द कर देंगे। पॉलिसी बदल सकती है इलेक्शंस में। उसके अलावा जो लोक सभा या फिर जो स्टेट असेंबली, पार्लियामेंट पे 2 होते हैं हाउसेस, लोकसभा एंड राज्यसभा। हम आगे और अच्छे से डिटेल में बात करेंगे एग्जैक्टली क्या होता है, पर बेसिकली जो हमारे हाउसेस रहते हैं उनमें से एक हाउस होता है लोकसभा। एक तो लोकसभा होता है और एक होता है अपने स्टेट असेंबली। स्टेट असेंबली जो है वो ऑब्वियसली हर स्टेट की अलग होती है, उसका नाम ही है स्टेट असेंबली। तो लोकसभा या स्टेट असेंबली में यानी अपने स्टेट में, राज्यों में जो भी पार्टी सबसे ज़्यादा नंबर से जीतती है, जिसको सबसे ज़्यादा सीट मिलते हैं, वही इसकी विजेता होती है, किसकी? इलेक्शंस की। उसके अलावा इलेक्शंस में कुछ ऐसी पावर है कि वो पूरे के पूरे गवर्नमेंट को बदल सकती है, सरकार को बदल सकती है। पहले कांग्रेस थी, इतने सालों से कांग्रेस रूल कर रही थी, सडनली कांग्रेस हटा दी गई लोगों के द्वारा। तो ये कुछ तो भी इम्पोर्टेंट चीज़ तो है इलेक्शन में, कुछ तो भी तो ऐसी बात है इलेक्शन में। अब एक सवाल आता है यहाँ पे कि हमें इलेक्शन चाहिए क्यों? लेकिन भले ही इलेक्शन में इतना सारा दम हो, इतनी सारी अच्छी चीज़ें हो, बट इलेक्शन क्यों चाहिए? जैसे हमने डेमोक्रेसी में देखा था कि भाई 2 तरीके की डेमोक्रेसी होती है, एक तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी होती है, एक रिप्रेजेंटेटिव होती है। तो इलेक्शंस मतलब तो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी हो गई ना। हम किसी इंसान को रिप्रेजेंट करवा रहे हैं कि भाई तुम हमारे हित के लिए बात करो, तुम आगे रहो। इसीलिए ज़रूरी, क्योंकि अभी आप सोचो अगर डायरेक्ट डेमोक्रेसी की बात की जाए तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी में तो फिर लोगों को, सारे जितने भी लोग हैं स्टेट के, उन सबको बिठाना पड़ेगा, उन सबको बोलना पड़ेगा कि भाई ऐसा ऐसा फलाना ढिमकाना कोई नई चीज़ आने वाली है, कोई नया रूल बदलने वाला है, तुम सारे अपने ओपिनियंस बताओ। ना ही कि लोगों के पास इतना टाइम रहता है, ना ही कि उनके पास इतने ज़्यादा स्किल सेट्स रहते हैं कि हम सारी चीज़ें बैठ के हम ही निर्णय लें, ऐसे पॉसिबल ही नहीं होता। इसलिए जैसे हमने पहले डेमोक्रेसी में भी ये चीज़ देखी थी, इसीलिए हम अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को आगे कर देते हैं। जैसे मॉनिटर की बात की थी एग्जाम्पल के तौर पे,
उसी तरीके से एक्चुअल दुनिया में भी हम अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को आगे करते थे। तो रिप्रेजेंटेटिव्स को आगे करने के लिए डेमोक्रेसी की ज़रूरत है। डेमोक्रेसी, वो रिप्रेजेंटेटिव कैसे, कौन बनेगा, उसके लिए इलेक्शंस चाहिए। जैसे मॉनिटर वगैरह के लिए भी काफ़ी बार क्लासेस में इलेक्शंस हो सकते हैं, राइट, कि चलो बताओ कितने लोग चाहते हैं कि ये 4 बंदे खड़े हैं, इनमें से कोई एक बंदा आपकी क्लास का मॉनिटर बने, तो इसके लिए भी इलेक्शंस हो सकते हैं। 4 लोग हाँ करेंगे, 9 लोग मना कर देंगे, बस इसी के लिए इलेक्शंस जो है वो ज़रूरी होते हैं। लेकिन अब आपके दिमाग में एक और सवाल आ सकता है यहाँ पे इलेक्शंस के बारे में जैसे हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे सवाल आ सकता है कि जैसे हम तो खुद को बोलते हैं भैया हम डेमोक्रेटिक है, हम डेमोक्रेसी को फॉलो करते हैं, हम लोकतंत्र को फॉलो करते हैं, तो क्या कोई डेमोक्रेटिक वे है, इज देयर अ डेमोक्रेटिक वे ऑफ सिलेक्टिंग रिप्रेजेंटेटिव्स विदाउट इलेक्शंस? कोई ऐसा हो सकता है, कोई डेमोक्रेटिक वे है कि हम इलेक्शंस करें ही ना और ऐसे ही हम सिलेक्ट कर दें? क्यों, क्या जरूरत है इतना पैसा खर्च करके इलेक्शंस करने की? तो चलिए इसको हम ऐसे सोचते हैं, एक ऐसी जगह को ले लेते हैं फॉर एग्जांपल, जहाँ पे हम सिर्फ लोगों को उनके एज, यानी कि वो जो भी साल के हैं, एज और उनका एक्सपीरियंस क्या है, उसके बेसिस पे उनको सिलेक्ट करेंगे। मतलब उनका एजुकेशन हो गया, उनका नॉलेज हो गया, उनके एज वेज के हिसाब से हम उनको सिलेक्ट करेंगे। अब आप खुद सोचो, ऐसे तो मिलना बहुत डिफ़िकल्ट है। अगर हम कुछ बैरियर भी रख देते हैं कि चलो एजुकेशन में बोल देते हैं सारे बीटेक वाले आ जाएंगे, सारे जितने भी जिन्होंने भी बीटेक भी किया है सारे आ जाएंगे, उनकी एज भी 25 अबव होनी चाहिए, तो ऐसे तो लोग कितने गिने चुने मिलेंगे। और अगर मिलेंगे भी तो या तो उनके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं होगा उस चीज़ को लेकर, तो बहुत ज़्यादा एजुकेशन काफ़ी बार हो सकता है ना मिले हमें, या तो वो भी हो गया तो फिर एक्सपीरियंस कम हो सकता है उनको। तो ऐसे तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगा लोगों को चूज़ करना। चलो अगर फिर भी उन्होंने चूज़ कर दिया लोगों को कि नहीं चलो यही एक बंदा है और हम सारे ही इसी को मानेंगे, हमें कोई इलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं किसी को, ये बंदा सारे चेकलिस्ट जो हमारे पास है, एजुकेशन है, उसकी एज भी सही है, एक्सपीरियंस भी है, हमने इसी बंदे को लेकिन चूज़ कर दिया, तो ऑब्वियस है कि ऐसे जगह पे इलेक्शंस की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर हम कहीं चूज़ नहीं कर पा रहे किसी बंदे को, कि नहीं समझ आ रहा है कि इसको चूज़ करें उसको चूज़ करो, दोनों एक ही लेवल के हैं, तब इलेक्शन की ज़रूरत पड़ती है, जब लोगों से उनकी राय मांगी जाती कि तुम बताओ इस बंदे को चूज़ करना चाहिए फिर उस बंदे को चूज़ करना चाहिए। अगर कोई कंपटीशन ही नहीं होता तो फिर तो किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, इलेक्शंस की ज़रूरत पड़ती ही नहीं। लेकिन यहाँ पे देश भी इतना बड़ा है, एक तो लोग यहाँ पे मिल तो जाते हैं, इलेक्शन अगर नहीं होते तो फिर तो बड़े आसानी से कि हाँ चलो ये एक ही बंदा मिल गया। लेकिन यहाँ पे जब इलेक्शंस हो रहे हैं ना, तो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है किसी एक बंदे को सारे चेकलिस्ट में टिक करने में कि चलो भाई ये सारे जितने भी हमने पॉइंट्स बोले थे ये बंदा वो चीज़ को फॉलो कर रहा है। तो इसीलिए इलेक्शंस जो है वो हेल्प करता है लोगों को अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चूज़ करने में, वो भी एक रेगुलर इंटरवल पे। यानी कि मैंने जैसे कहा था डेमोक्रेसी में हर 4 साल में, 5 साल में, 6 साल में, जिस भी साल में उनकी कंट्री ने डिसाइड किया है उस ईयर में, उस इंटरवल के बाद इलेक्शंस होते हैं। यानी कि रिप्रेजेंटेटिव बदले जाते हैं और वो नए चूज़ किए जाते हैं। ये इलेक्शंस के द्वारा ही हो सकता है ताकि वो हेल्प करे हमें टू चूज़ अ न्यू रिप्रेजेंटेटिव। और यही रीज़न है कि इलेक्शंस आज की डेट में 21st सेंचुरी में इतना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम सारे ही रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट लेते हैं। मैंने जैसे कहा था ना, डायरेक्ट तो डेमोक्रेसी इतनी पॉसिबल नहीं, हमारी जनसंख्या इतनी बड़ी है, तो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी जो है हम वही फॉलो करते हैं। वो चूज़ करने के लिए, लोगों को चूज़ करने के लिए इलेक्शंस बहुत ज़रूरी है। अब हम देख लेते हैं कि जो इलेक्ट करवाता है, यानी हम जो वोटर्स हैं जो वोट देते हैं और हम जो इलेक्ट करवाते हैं किसी रिप्रेजेंटेटिव को, हमारे पास कौन से चॉइसेस होती है, क्या हमारे पास ऑप्शन रहते हैं, क्या चॉइसेस रहती है। सबसे पहले हम जो है जो वोटर्स हैं, हम ये चूज़ कर सकते हैं कि हमारे लिए लॉज कौन बनाएगा, कौन लॉज बनाएगा हमारे लिए, हम ये चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद कौन सरकार बनाएगा और जो मेजर डिसीजंस है देश के लिए वो लेंगे, ये भी हम ही चूज़ करते हैं। अभी अगर जैसे नए इलेक्शंस भी अभी हो रहे हैं 2024 के, तो हम बेसिकली कर क्या रहे हैं, हम यही तो चूज़ करना कि आगे की सरकार कौन रन करेगी, कौन बनेगा अभी नया प्राइम मिनिस्टर वगैरह वगैरह जो भी होता है। तो हम क्या बेसिकली कर रहे हैं, हम यही चाह रहे हैं कि हमारे लिए नए लॉज कौन इंसान बनाएगा, हम उसको इलेक्ट करें कि चाहिए लो भाई इतने सारे लोग जो खड़े उनमें से यही इंसान बेस्ट है, यही लॉ बनाएगा तो अच्छा है। उसके अलावा यही अगर गवर्नमेंट फॉर्म करेगा तो अच्छा है।
उसके बाद हम ये भी देखते हैं, सिर्फ ये लीडर्स की बात नहीं, तो सारे लीडर्स पार्टी के होते हैं, राइट। तो कौन सी पार्टी हमारे लिए पॉलिसीज़ बनाएगी। पार्टीज़ हमारे देश में बहुत सारी होती है, बीजेपी है, कांग्रेस है, उसके बाद अलायंस पार्टीज़ रहती है, यूपीए है, एनडीए होती है। तो इतनी सारी चीज़ें हम देखते हैं। तो भाई कौन सी पार्टी इनमें से हमारे लिए पॉलिसीज़ बना सकते हैं, ऑल्सो गाइड द गवर्नमेंट फॉर लॉ मेकिंग। तो ये हम बेसिकली चूज़ करते हैं कि ये सारी चीज़ें कौन कर सकता है। अब जो इलेक्शंस है वो बेसिकली बहुत अलग अलग वे में हो सकते हैं, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात है कि सारी डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ जो है वो इलेक्शंस होल्ड करती हैं, लेकिन जितनी नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ है जिसमें मोनार्की है या फिर कल को चलो आर्मी रूल है, मिलिट्री रूल है, वहाँ पे भी सम सॉर्ट ऑफ इलेक्शंस तो होते ही हैं। कुछ ना कुछ तो इलेक्ट वो भी कराता है कि अगर उनको कुछ न्यू रूल या लॉ कुछ लेके आना है तो वो भी लोगों से थोड़ी बहुत राय तो पूछ ही लेते हैं कि बताओ हम लेके आए या ना नहीं लेके आए। लेकिन डेमोक्रेटिक कंट्रीज जितनी है वो तो इलेक्शंस कराती ही है। अब हम आगे बढ़ते हैं कि मिनिमम कंडीशंस फॉर अ डेमोक्रेटिक इलेक्शन है क्या। यानी कि चलो यहाँ तक तो हमने समझ लिया कि इलेक्शंस क्या होता है, कैसे होता है, लेकिन कोई तो मिनिमम रिक्वायरमेंट होगा ना, एक मिनिमम बेयर मिनिमम चीज़ होगी जिसको क्वालिफाई करने के बाद ही हम कह सकते हैं कि ये जो इलेक्शंस है ये डेमोक्रेटिक थे। लोकतंत्र के इलेक्शंस ऐसे होते हैं। ऐसे तो हर देश के जो, जैसे हमने कहा, जो लोकतंत्र को नहीं फॉलो करते वो भी इलेक्शन लेते हैं। तो पता कैसे चलेगा कि भाई यही चीज़ है जो लोकतंत्र वाली इलेक्शन है। तो वो बेसिकली कुछ 4-5 पॉइंट से देखा जाता है। सबसे पहले जितने भी देशवासी हैं, जितने भी वोटर्स हैं, जितने भी लोग हैं, वो सबको ही अधिकार होना चाहिए चूज़ करने का अपना रिप्रेजेंटेटिव। वो सभी को अधिकार होना चाहिए, उन वो सब चूज़ करने भी चाहिए। इसका मतलब है हम यहाँ पे यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज की बात करते हैं। 1 वोट, एवरी अडल्ट शुड हैव 1 वोटिंग राइट एंड ईच वोट शुड हैव 1 इक्वल वैल्यू। सिंपल सी बात है। दूसरी चीज़ हम ये देखते हैं कि पहला तो हमने देख लिया कि सबको वोटिंग का अधिकार होना चाहिए, सब वोट करने चाहिए। दूसरी पॉइंट ये है उसी के आधार पे कुछ तो भी तो होना चाहिए चूज़ करने के लिए। अगर कुछ होगा ही नहीं चूज़ करने के लिए तो क्या इंसान चूज़ करेगा? फिर तो वो दिखावे की डेमोक्रेसी होगी ना। अगर मेरे पास ऑप्शन ही नहीं है, एक ही बंदा खड़ा है बस, जैसे हमने देखा था ना डेमोक्रेसी वाले चैप्टर में, हमने मेक्सिको वगैरह की, जिम्बाब्वे की स्टोरी देखी थी, ज़ानू पीएफ की। एक ही बस पार्टी थी, वही बंदा रूल करे जा रहा है, उनके पास तो ऑप्शन ही नहीं था। तो ऐसे नहीं होता है। ये तो सिर्फ दिखावे के इलेक्शंस हो गए, दिखावे की लोकतंत्र हो गए, बस दुनिया को दिखाने के लिए। ये नहीं है। देयर शुड ऑलवेज बी समथिंग टू चूज़ फ्रॉम। कुछ तो भी होना चाहिए ना टू चूज़ फ्रॉम। या तो अलग पार्टी हो या तो अलग कैंडिडेट हो, और फ्री कॉन्टेस्ट करना चाहिए सारे लोगों को। ऐसा नहीं कि भाई तुम पैसे दो, ये करो, वो करो, मतलब बेसिकली डर्टी ट्रिक्स का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। सिंपल है भी। अब इसी के आप देखो तो ये क्रोनोलॉजिकली हम जा रहे हैं। पहला तो ठीक है सबको अधिकार होना चाहिए, दूसरा कुछ तो भी चूज़ करने के लिए होना चाहिए। तो तीसरा पॉइंट क्या है? तीसरा पॉइंट ये है कि रेगुलर इंटरवल्स में चूजिंग का अधिकार होना चाहिए। यानी कि निर्णय लेने का कि कौन सी सरकार अभी न्यू आएगी, इसका अधिकार जो है हर एक इंटरवल में होना चाहिए, कुछ टाइम फ्रेम के बाद। या तो 4 साल ले लो, 5 साल ले लो, जितने भी साल किसी भी कंट्री को लेना है वो ले लो, लेकिन रेगुलर इंटरवल्स में इलेक्शंस होने चाहिए। ये नहीं कि 2 साल बाद हो गए, उसके बाद 6 साल बाद हो गए, फिर बाद में गवर्नमेंट को लगा नहीं अभी हम इलेक्शन नहीं करते, हमें भी 10 साल बाद करते। ये नहीं है। 4 साल है तो हर 4 साल में ही इलेक्शंस होंगे। आप इंडिया का देखो, हर 4 साल में इलेक्शंस होते हैं। तो उसी तरीके से रेगुलर इंटरवल में इलेक्शंस होने चाहिए। उसके बाद जो भी कैंडिडेट को या जो भी रिप्रेजेंटेटिव ही कह सकता है, अगर वोटर्स ने चाहा है कि वो रिप्रेजेंटेटिव आगे आएगा, उसको इलेक्ट किया है या फिर वो आगे आएगा, देन इट शुड बी इलेक्टेड। ऐसा नहीं कि लोगों ने तो चूज़ कर लिया लेकिन वो इलेक्ट ही नहीं हो पाया बंदा बाद में। ये नहीं चलेगा। फिर तो समझ आ जाएगा ना, लोग तो बाहर मोर्चे पे आ जाएंगे कि हम तो इस बंदे को चाहते ही नहीं थे, ये आया कैसे पार्टी में, ये आया कैसे पावर में, यानी कि कुछ तो भी घपला हो रहा है। तो ये भी नहीं होना चाहिए। मतलब वो पावर में इलेक्ट, अगर लोगों को पसंद आ रहा है तो वो इलेक्ट होना चाहिए, वो रिप्रेजेंटेटिव। उसके बाद ये हमारा डेमोक्रेसी का पॉइंट है कि इलेक्शंस शुड बी कंडक्टेड इन अ फ्री एंड फेयर मैनर। ये हमने फर्स्ट चैप्टर में भी देखा था, फ्री एंड फेयर मैनर में इलेक्शंस होने चाहिए थे, जो कि हमने फर्स्ट चैप्टर में चाइना वगैरह का और मेक्सिको का एग्जाम्पल लिया था। वहाँ पे फ्री एंड फेयर इलेक्शंस नहीं होते, बस उसी के पॉइंट की तरह फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होने चाहिए।
लेकिन हमें जैसे पता है कि इलेक्शन तो होते हैं, लेकिन हम अभी भी कितने बार सड़कों में देखते हैं, दुनिया में देखते हैं, देश में देखते हैं कि पॉलिटिकल कंपटीशन बहुत हो जाती है लोगों के बीच। इतनी सारी मार काट, भीड़ भाड़, मोर्चे वोर्चे, ट्रैफिक को सारा कंजेस्ट कर देते हैं, कोई रोड ही ब्लॉक कर देते हैं, कोई मिनिस्टर कहीं सारे, पता नहीं कितने सारे दंगे चलते रहते हैं देश में जब इलेक्शंस आने वाले होते हैं। तो वो इसीलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पे ना कॉम्पिटिशन है लोगों के बीच। आप खुद सोचो, आपको कल को बोर्ड देना है ना, 1 साल बाद अभी आपका बोर्ड्स आने वाले हैं, तो आपके बेस्ट फ्रेंड्स के साथ आपकी कंपटीशन हो जाती है कि देखो मैं तो तुम्हारा अच्छा चाहता हूँ, लेकिन मैं मेरा भी अच्छा चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ भाई हम दोनों ही अच्छा करें, उसमें भी थोड़ा सा मैं ज़्यादा अच्छा कर लूँ। हम चाहते हैं ना, ये कॉम्पिटिशन ही होता है। अब यही कॉम्पिटिशन अगर डेमोक्रेसी के लेवल पे होने लग गया तो इसको हम पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन कहते हैं कि भाई कौन सी पार्टी जीतेगी, कौन सी सरकार किस इंसान की बनेगी, किसकी सरकार बनेगी बोलते हैं ना। तो क्या ये पॉलिटिकल कंपटीशन हमारे लिए अच्छा है? ऐसे तो देखा जाए बिल्कुल अच्छा नहीं है, कंपटीशन नहीं होनी चाहिए पॉलिटिक्स में। लेकिन अब देखते हैं कि एक्चुअली ऐसा नहीं होता। एक्चुअली हमारे देश में सभी लोग जानते हैं इलेक्शंस जो है इट्स ऑल अबाउट पॉलिटिकल कंपटीशन नाउडेज। ये कंपटीशन के बहुत अलग अलग फॉर्म्स होते हैं, बहुत अलग अलग तरीके के कॉम्पिटिशन्स आजकल हो जाते हैं। एंड द मोस्ट ऑब्वियस फॉर्म ऑफ पॉलिटिकल कंपटीशन इज कि भाई 2 पार्टियों के बीच कंपटीशन है ना, बीजेपी कांग्रेस, यही तो चल रहा है आजकल। इन 2 पार्टियों के बीच ही कंपटीशन हो जाती कि तुम अच्छे मैं अच्छा, और दोनों एक ऐसे पोर्ट्रे करते हैं लोगों के सामने कि भाई सामने वाला तो बेकार ही है, हम सबसे अच्छे हैं। लेकिन अगर हम कॉन्स्टिट्यूंसी लेवल की बात करें, इट टेक्स द फॉर्म ऑफ कंपटीशन अमंग सेवरल कैंडिडेट्स, यानी कि ओवरऑल तो पूरे देश में पार्टी वर्सेस पार्टी भी हो जाता है, मतलब पार्टी है वर्सेस पार्टी भी हो जाता है। लेकिन कॉन्स्टिट्यूंसी लेवल पे कंपटीशन सिर्फ पार्टियों में ही नहीं रहता, कैंडिडेट जो खड़ा हो रहा है उस पर्टिकुलर पार्टी से, उसके बीच भी कंपटीशन हो जाता है। अलग अलग पार्टी के लोग भी तो खड़े रहते हैं, तो उसके बीच भी कंपटीशन हो जाता है कॉन्स्टिट्यूंसी लेवल पे। अब हम देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूंसी लेवल होता क्या है, कॉन्स्टिट्यूंसी ही क्या होता है, ये समझ लेते हैं पहले। अच्छा, तो कॉन्स्टिट्यूंसी बेसिकली क्या होता है ना कि इंडियन पॉलिटिक्स में हमने हमारी कंट्री को छोटे छोटे भागों में बांट दिया है, छोटे छोटे पीस कर दिए हैं उसके, ठीक है। और हर एक छोटे छोटे पीस में से एक रिप्रेजेंटेटिव खड़ा रहता है, एंड वो रिप्रेजेंटेटिव जितने भी नीड्स हैं या कंसर्न्स हैं लोगों के, जनता के, उसको गवर्नमेंट या सरकार के, बड़े सरकार पार्लियामेंट वगैरह के सामने वो पेश करता है। तो बेसिकली ये एक वोटिंग एरिया रहता है, जैसे कि जब पता है थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाएगा ये कॉन्स्टिट्यूंसी समझना। जैसे कि हमें देख लेते हैं स्कूल वगैरह का एग्जाम्पल है ना, सारे बच्चे एक साथ हैं 9th के, ठीक है, लेट्स से 9th के सारे बच्चे एक साथ हैं, लेकिन सभी को, इतने सारे बच्चे हैं, सपोज चलो 1000 बच्चे हैं, ठीक है, एक स्कूल में, और उन सभी बच्चों को हमें एक साथ पढ़ाना है। ये तो बड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, 1000 बच्चे, पीछे वाले क्या करे पता ही नहीं चलेगा, पीछे की लाइन है कहाँ तक ये भी नहीं पता चलेगा, है ना। खुद सोच के देखो 1000 बच्चों को पढ़ाना कितना डिफिकल्ट है। तो हम क्या कर लेते हैं, उन 1000 को छोटे छोटे डिविजन्स में बांट देते हैं, इसीलिए हमारी क्लासेस आ जाती है ना, 9th A, 9th B, 9th C, 9th D, F तक जाती है काफ़ी बार क्लासेस कुछ कुछ बड़े स्कूल्स में। तो ये हमने क्या किया, ये हमने बेसिकली 9th जो पूरा एक बड़ा लेवल है क्लास का, उसको हमने छोटे छोटे भागों में डिवाइड कर दिया है ना। और हर एक भाग में से एक मॉनिटर खड़ा हो जाता है, यानी हर एक क्लास में से एक मॉनिटर होता है, 9th A का मॉनिटर अलग, 9th B का अलग, 9th C का अलग, वैसे हो जाता है। तो ये जैसे हमने अलग अलग एक 9th क्लास को अलग अलग डिविजन्स कर दिए ना उसके, इसी को हम कॉन्स्टिट्यूंसी कहते हैं। लेकिन नेशनल लेवल पे ये हम स्टेट वाइज करते हैं। आपके बुक में एक डायग्राम भी है, पेज नंबर 41 में इंडिया का मैप दर्शाया है। यहाँ पे लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसीज करके दी गई है। यहाँ पे आप देखिए अलग अलग स्टेट्स नीचे लिखे हैं और उसके साइड में उसकी कॉन्स्टिट्यूंसी लिखी है कि भाई कितने भागों में वो स्टेट जो है उसको बांटा है, सो दैट वहाँ हम वोटिंग जो वोट कर सकते हैं, वोटिंग एरिया भी बांट देते हैं। And same way, each constituency in India gets to choose someone to represent them in the decision making या फिर big decision making place, जो कि हमें सबको मालूम है, जो कि पार्लियामेंट होती है। अब ये जो पर्सन है इसको हम MLA कहते हैं या फिर MP कहते हैं, मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट। अब आप यहाँ पे देख सकते हो वापस नीचे जो है हमारे स्टेट्स जितने हैं, तो आप देख सकते हो अलग अलग स्टेट की वैल्यू अलग अलग है। जितना छोटा स्टेट उसकी उतनी कम कॉन्स्टिट्यूंसी, जितना बड़ा स्टेट, पॉपुलेशन भी अगर बहुत ज़्यादा है स्टेट में तो ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूंसी होती है। देखो यहाँ पे सबसे ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूंसी किसकी दी गई है, उत्तर प्रदेश 80,
बाकी अंडमान वगैरह तो कि एक एक ही है बस। तो ये सब जो है ये बेसिकली स्टेट को छोटे छोटे हिस्सों में बांटा जाता है सो दैट वोटिंग करने के लिए भी इजी हो जाएगा और वहाँ से कौन खड़ा रहेगा ये भी देखने के लिए इजी हो जाएगा। तो हमारा मेजर पॉइंट क्या था? पॉइंट यहाँ पे ये था कि कॉन्स्टिट्यूंसी लेवल पे मतलब इतने जो छोटे छोटे भाग हैं उस लेवल पे कैंडिडेट लेवल पे कंपटीशन भी हो जाती है, सिर्फ पार्टी की कंपटीशन ही नहीं बचती। यानी कि पॉलिटिकल कंपटीशन दो तरीके की हो सकती है, हम इसको ऐसे दर्शा सकते हैं कि दो तरीके की हो सकती है। एक अपना पार्टी पॉलिटिक्स और दूसरा आ जाता है कैंडिडेट पॉलिटिक्स। काफ़ी बार कॉन्स्टिट्यूंसी में ये भी हो सकता है कि पार्टी तो सेम है, बीजेपी की सरकार ही है, लेकिन उसमें भी कैंडिडेट दो अलग खड़े हैं, तो दोनों के कैंडिडेट्स के बीच में वो कंपटीशन होगी। पार्टी के बीच में कोई कंपटीशन होगी, पार्टी तो दोनों की एक ही है, तो उस हिसाब से दो अलग तरीके की कंपटीशन देखी जाती है। और कॉन्स्टिट्यूंसी लेवल पे कैंडिडेट की कंपटीशन ज़्यादा देखी जाती है क्योंकि पार्टी जनरली वहाँ पे सेम होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन ये जो इलेक्टोरल कंपटीशन है, यानी जितना भी कंपटीशन चाहे वो पॉलिटिकल हो, कैंडिडेट का है या पार्टी का है, उसके क्या डीमेरिट्स हैं? उसके कुछ डीमेरिट्स भी तो होंगे, हमें तो डीमेरिट ज़्यादा पता है कि नहीं? मोर्चे वोर्चे ट्रैफिक वैफिक ये सब डीमेरिट्स का ही पार्ट है। तो इसके डीमेरिट्स बेसिकली क्या है कि कंपटीशन के कारण है डिसऑनेस्टी, डिसयूनिटी, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा आ जाती है। मतलब लोग ऑनेस्ट नहीं होते ना चीज़ों में, उनको लगता है भाई हमें अच्छा हूँ मैं ही जीत जाऊँ। सिंपल सोचिए आप, पॉलिटिक्स होता क्या है, मतलब सॉरी पॉलिटिक्स नहीं, कंपटीशन होता क्या है, यही चाहते हैं कि भाई हम जीत जाए। तो पार्टी पॉलिटिक्स वगैरह काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, हमारी लोकेलिटी में भी हम देख सकते हैं। ठीक है, मोर्चे वोर्चे लेके झंडा वंडा लेके लोग जाते हैं, कितना डर भी लग जाता है आम जनता को। तो ये सब कंपटीशन के कारण हो जाता है। उसके बाद डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज एंड लीडर्स ऑफन लेवल एलिगेशंस अगेंस्ट ईच अदर। ये लोग एक दूसरे के ही अगेंस्ट एलिगेशन लगाते रहते हैं बेफालतू के कि इसने ये किया, उसने वो किया, हम तो भाई बहुत सत्य हैं, हम तो बहुत अच्छे हैं, हमने कुछ नहीं किया। इस तरीके के एलिगेशंस भी फालतू में लगाए जाते हैं कंपटीशन के चक्कर में। तो इन सब में क्या होता है, लोगों का लास्ट मोमेंट पे इलेक्शंस के कारण, इलेक्शंस के दौरान लोगों के माइंडसेट में चेंज हो जाता है। शायद इंसान किसी एक कैंडिडेट को चूज़ करा था, लेकिन एलिगेशन तो उन सब के कारण उसका मन बदल जाता है, वो बी कैंडिडेट को चूज़ कर लेता है। तो ये सब चीज़ें भी देखी जाती है। उसके अलावा हमें मालूम है जिम्बाब्वे की तरह काफ़ी डर्टी ट्रिक्स भी यूज़ किए जाते हैं टू विन इलेक्शंस। इसके अलावा ये भी बोला जाता है कि देयर इज़ ऑलवेज अ प्रेशर टू विन इलेक्शंस, ताकि वो लॉन्ग टर्म पॉलिसी मेकर्स रहें और अपनी जो गद्दी है उसको कभी छोड़े ना। तो देयर इज़ ऑलवेज अ प्रेशर टू विन इलेक्शंस ऑल्सो। लेकिन हमें जैसा मालूम है हर कंपटीशन हेल्दी भी रहता है और अनहेल्दी भी रहता है। तो अगर कुछ कुछ लेवल पे देखा जाए तो हेल्दी कंपटीशन भी है। वो कंपटीशन होने के कारण ही सही गवर्नमेंट या फिर सरकार जो है हमारी पार्टी की, कैंडिडेट की, जो भी रिप्रेजेंटेटिव है, कुछ ना कुछ काम तो कर देता है अपने लोकेलिटी में। कोई सड़क बनाना ही हो गया, कुछ पाइपलाइन डालनी हो गई, कुछ यही सब काम हो गया, वो कुछ तो काम कर देता है जो भी कैंडिडेट है। तो चलो कंपटीशन तो फिर भी हम बोल ले कि ठीक है, पर एक अनहेल्दी कंपटीशन क्या होती है? हम भी जैसे स्कूल में कहते हैं ना, हेल्दी कंपटीशन रखो अपने क्लासमेट्स के बीच, लेकिन अनहेल्दी कंपटीशन मत रखो। तो अनहेल्दी कंपटीशन में क्या होता है? अनहेल्दी कंपटीशन में बेसिकली ये होता है कि तो क्या कैसे हो जाता है काफ़ी बार कि उनको जो पार्टी है या फिर जो भी कैंडिडेट्स हैं उनको जस्ट पावर में रहना चाहिए। उनको ऐसा लगता है, जिसे हमें मालूम है कि उनको एक डिसीजन मेकर्स जो होते हैं वो बनना ही चाहते हैं, वो उसमें रहना चाहते हैं, उस गद्दी में रहना चाहते हैं वो। तो इस चक्कर में काफ़ी बार व्हेन दे वांट टू रिमेन इन पावर, तो बेसिकली उनके दिमाग में सिर्फ ये रहता है कि अपना जो पॉलिटिकल करियर है उनका, वो जो जॉब कर रहे हैं नेता का, तो वो जो उनका करियर है वो कहीं जाए ना। अगर वो इलेक्शंस में हार जाएंगे तो काफ़ी बार चांसेस है कि वो करियर में अच्छा ना करे या फिर उनका करियर ना रहे। तो बस उनके पास यही एक मोटिवेटिंग या फिर ड्राइविंग फैक्टर रहता है टू सर्व द पीपल, या फिर इलेक्शंस में आने का। ये नहीं ड्राइविंग फोर्स रहता कि भाई हम लोगों के हित में काम करेंगे, हम सर्व करेंगे लोगों को। वो उनके काफ़ी बार नहीं होता उनका जो मोटिवेशन है, जो कि एक सही रही है। ये सिर्फ एक कहते हैं ना, खुद के लिए थोड़ा सा सेल्फिश पना हो जाता है। ये वो सिर्फ चाहते हैं कि हम खुद के लिए काम करें, तो उस चक्कर में थोड़े अनहेल्दी चीज़ें कंपटीशन में हो जाती है। और इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी गवर्नमेंट को नहीं पता इन सब के बारे में या फिर सरकार जानती ही नहीं है। सरकार को इस चीज़ के बारे में मालूम है, लेकिन उसके बाद भी हमारे इलेक्शंस फ्री एंड फेयर रहें, इसीलिए जो है गवर्नमेंट ने इस तरीके के इलेक्शंस को लॉजिकल माना है और इसी तरीके के
इलेक्शंस जो है वो इंडिया में होते हैं, ताकि जो सिर्फ हम ही नहीं जबकि हमारे आगे वाली भी जो जनरेशन आएगी उनको ईजी पड़ेगा टू सिलेक्ट देयर फ्यूचर लीडर्स, और लॉन्गर रन के लिए भी ये वाला सिस्टम ज़्यादा बेटर है। उसके अलावा ऑब्वियस है कि जस्ट टू रिमेन इन पावर वो काफ़ी सारे डर्टी ट्रिक्स वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, जो कि अच्छी बात नहीं होती है, हमने देखा भी। तो इन सब कारणवश जो है अनहेल्दी कंपटीशन हो जाता है। इसका मतलब ये नहीं है, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही हूँ कि कुछ सारे ही लोग बेकार होते हैं या सभी के इसमें यही है कि भाई हमें बस खुद का देखना है और सेल्फिश होते हैं, ऐसा नहीं है। देयर आर ऑल्सो गुड लीडर्स। उसके अलावा देयर आर ऑल्सो बहुत ज़्यादा अच्छे लोग, दे वॉन्ट टू सर्व द पीपल, दे एक्चुअली वॉन्ट टू बी गुड फॉर द सोसाइटी। वो चाहते हैं कि हमारे कंट्री आगे बढ़े, देश आगे बढ़े और किसी से पीछे ना हो। लेकिन ऐसे जो लोग हैं ना काफ़ी बार पॉलिटिक्स में जुड़ते ही नहीं, पॉलिटिक्स का हिस्सा ही नहीं बनना चाहते, ना ही कि वो वोट करते हैं ना ही कि उसका हिस्सा बनना चाहते हैं। आपके भी कुछ फ्रेंड्स एंड फैमिली में, रिलेटिव्स में ऐसे लोग होंगे, वो बोलेंगे हम वोट नहीं करते। अब ये देखो, ये मैं बोल रही हूँ कि आपका खुद का अधिकार है। 18 जब आप हो जाओगे आपको खुद को है, अगर आपको वोट करना आप कर सकते हो, कोई नहीं कर रहा तो ठीक है, उसको आप फोर्स नहीं कर सकते, डेमोक्रेसी है, कुछ भी करो। लेकिन जो लोग नहीं भी कर रहे हैं तो उनका भी रीजन इज ओके, इट्स वैलिड। काफ़ी लोग इन सब चीज़ों में नहीं आना चाहते, पॉलिटिक्स वगैरह में। वो नहीं चाहते कि हम किसी गलत रूलर को, कैंडिडेट को, पार्टी को, जिसके बीच इतनी अनहेल्दी कंपटीशन चल रही है, उसका हम साथ दें, हम उसका साझेदार बने। तो ये सारी चीज़ें भी हमें आज के पॉलिटिक्स में इंडिया में देखने को मिलती है। तो अभी आपके ऊपर एक सवाल भी आ सकता है आपके दिमाग में कि हम फिर ऐसी सिचुएशन को कैसे डील करें, हम कैसे डील कर सकते हैं इन सब सिचुएशन से। तो सबसे पहले तो डील करने का बहुत सादा सीधा आंसर है, जो कि टेक्स्ट बुक आंसर आपको लग सकता है, बट वो आंसर है कि हमें नॉलेज एंड कैरेक्टर्स ऑफ पॉलिटिकल लीडर्स को सुधारना चाहिए। अगर हमारे लीडर्स अच्छे होंगे, वो सच में कुछ अच्छा काम करेंगे, तो सारे लोग उनके हित में ही होंगे, उनकी तारीफ ही करेंगे। जैसे वाजपेयी जी थे, उनकी जनरली लोग तारीफ ही करते हैं, उनका खुद का भी कैरेक्टर अच्छा था। APJ अब्दुल कलाम है, सब लोग उनकी क्यों तारीफ करते हैं? अगर आपका खुद का मोरल अच्छा, आपका नॉलेज अच्छा, आपका कैरेक्टर अच्छा हो, तो लोग 10 आपकी तारीफ ही करेंगे। उसमें भी कुछ एक आध हेटर्स हैं, बट देन इट्स ओके। उसके अलावा दूसरा जो रियलिस्टिक अप्रोच है, अब किसी का कैरेक्टर तो हम सही नहीं कर सकते, तो वी विल गो विद द अदर अप्रोच। तो द अदर एंड मोर रियलिस्टिक वे इज टू सेट अप अ सिस्टम वेयर पॉलिटिकल लीडर्स आर रिवॉर्डेड फॉर सर्विंग द पीपल। यहाँ पे उनको रिवॉर्ड मिलना चाहिए कुछ पॉलिटिकल लीडर्स को, तभी वो अपने आप को सुधराएंगे या फिर वो तभी सुधरेंगे। तो वो क्या है? वो सिस्टम है कि भाई उनको जो है एक तरीके से रिवॉर्ड ये मिलना चाहिए कि तुम वापस सरकार बनाओगे। अब ये रिवॉर्ड कौन देगा? ये रिवॉर्ड लोग देंगे कि चलो तुमने अच्छा काम किया तो वापस ये साल भी या ये 4 साल भी सरकार तुम्हारी बनेगी। सबसे बड़ा रिवॉर्ड हो जाएगा, क्योंकि इट्स बेसिकली देयर करियर। वो यही चाहते हैं ना कि वो गद्दी पे रहे, तो गद्दी पे रहना ही है तो चलो उसके लिए काम ही कर लो और रिवॉर्ड आपको जनता दे देगी। और यही चीज़ होता है इलेक्शन से। इलेक्टोरल कॉम्पिटिशन इज ऑल अबाउट दिस ओनली, एंड जो हमारा इलेक्शंस भी है वो यही होता है। रेगुलर कंपटीशन जो है या इलेक्टोरल कंपटीशन वगैरह जो होता भी इलेक्शंस बेसिकली, वो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल पार्टीज और उनके जो रिप्रेजेंटेटिव या फिर लीडर्स हैं उनके लिए एक रिवॉर्डिंग सिस्टम होता है कि चलो हम जो है अच्छा करेंगे तो हम गद्दी में रहेंगे, लोग हमें स्वीकार करेंगे, नहीं करेंगे तो लोग हटा देंगे। जैसे हमारे स्टार्टिंग में जो स्टोरी थी हरियाणा की, वो इसीलिए थी, यही बताने के कि लोगों के पास सच में पावर है। अगर लोग सब यूनाइट हो जाए ना, तो सच में अगर कोई गवर्नमेंट नहीं काम कर रही उसको हटा सकते हैं और दूसरी गवर्नमेंट को ला सकते हैं जो कि अच्छा काम करेगी। और गवर्नमेंट इस चीज़ से सच में डरती है, क्योंकि उनको मालूम है कि अगर कोई इशू है, कुछ काम है जो हमने नहीं किया, तो उनकी जो पॉपुलैरिटी है वो स्टेक में आ जाएगी, यानी कि वो ख़त्म हो सकती है। उनके जो विक्ट्री के चांसेस यानी जीतने के जो चांसेस है वो कम हो सकते हैं नेक्स्ट इलेक्शंस में। और अगर वो फेल हो गए काम करने में या फिर लोगों को सेटिस्फाई करने में, तो ऑब्वियस है कि नेक्स्ट इलेक्शंस में वो नहीं जीतेंगे और उनको बोरिया बिस्तर लेके अपने घर जाना पड़ेगा। उसके अलावा अगर पॉलिटिकल पार्टी इस डिज़ायर से है या फिर ऐसे मोटिवेटेड है कि नहीं भाई हमें सच में लोगों के लिए काम करना है, हमें देश को आगे बढ़ाना है, छोटी छोटी जो चीज़ें हैं, सड़क नहीं बनी, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, वो सब हमें एक्चुअली करना है लोगों के लिए काम, तो अगर ये सब करना है तो ऑब्वियस है कि वो वोट तो ले ही लेंगे। और अगर सच में काम भी करेंगे, भले वो इलेक्शन के ही कारण क्यों ना काम हो, मतलब कहते हैं ना कंपटीशन हो उससे ही सही, इलेक्शंस जीतने के लिए ही सही, पर काम तो करेंगे वो। जस्ट लाइक हाउ मार्केट वर्क,
वर्क्स। जैसे शॉपकीपर जो होता है वो भी यही करता है। अब देखोगे तो ये सब चीज़ें नॉर्मल लाइफ में भी देखने को मिलता है, शॉपकीपर वगैरह भी यही करते हैं। उनको जैसे कस्टमर्स आने वाले सब अच्छे अच्छे कपड़े निकाल देते हैं बाहर कि ये देखिए देखिए। उसी तरीके से ये भी है, भले ही वो कंपटीशन के लिए ही करे या जीतने के लिए ही करे, काम तो करें। ये तरीका है, इसीलिए हमारे पास जो है इलेक्शंस इतने इम्पॉर्टेंट है और इलेक्शंस का यही जो है मेन मोटो होता है। तो चलिए बच्चों, हमने यहाँ तक तो हमने देख लिया कि इलेक्शंस क्या होते हैं, उसकी स्टार्टिंग कैसे होती है, हरियाणा की स्टोरी भी हमने देखी। आज के लिए यहीं पे बस करते हैं। हम नेक्स्ट इसमें देखेंगे हमारा सिस्टम ऑफ इलेक्शंस क्या है, यानी कि हमारा जो नेशनल सिस्टम है वो एग्जैक्टली कैसे काम करता है। अभी तक तो आपको चलो आइडिया लग गया कि इलेक्शंस क्यों होते हैं, क्यों ज़रूरी है, क्योंकि ये सब भी इंपॉर्टेंट है कि इलेक्शन होते तो हैं पर ज़रूरी क्यों है। तो अच्छी बात है कि आपको ये सब समझ आ गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम ऑब्वियसली बात करेंगे आर नेशनल सिस्टम ऑफ इलेक्शंस, जिसमें आपको और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि इलेक्शंस कैसे होते हैं, पीएम मोदी कैसे आए, कैसे वो जीते इलेक्शन। तो बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है अभी न्यू जो टॉपिक है हमारा। तो तब तक के लिए, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, स्टडी मोर, लर्न न्यू थिंग्स, हैप्पी स्टडिंग, हैप्पी लर्निंग, एंड समझ आया तो सब्सक्राइब टू वर्षास ट्यूटोरियल्स।